सिग्नापुर शहर में माधवन और सुरेखा नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम वाणी और रानी था। माधवन एक राजनीतिक अखबार के प्रबंध निदेशक के रूप में काम करता था। वो लगभग 24/7 व्यस्त रहता था और अब भी वो टिफिन खाते हुए किसी को फोन पर सलाह दे रहा था। नहीं प्रकाश, वो एक मंत्री है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका इंटरव्यू लेना और मुख्य रूप से उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में बताते हुए, और इसके बारे में सवाल भी पूछ लेना। मैं एक काम करता हूँ, मैं सुब्रमण्यम से एक प्रश्न पत्र तैयार करवा लेता हूँ, तुम उसे फॉलो कर लेना। बस यही काफी होगा। ऐसे ही वो बात करने में व्यस्त था और उसकी पत्नी सुरेखा सोफे पर बैठी लैपटॉप में बड़ी तल्लीनता से कुछ खोज रही थी। सुरेखा थोक कपड़ों का कारोबार करती है और वो भी हमेशा व्यस्त रहती है। उनकी 2 बेटियों रानी और वाणी में वाणी बड़ी है। वाणी खुद की विज्ञापन एजेंसी चलाती है। रानी छोटी है और उसने घर के रख रखाव की जिम्मेदारी संभाल रखी है। रानी किचन से गर्मा गर्म डोसा लेती है और खाने की मेज पर आती है। क्या मैं गर्मा गर्म डोसा परोसूं? बेबी, हमारा काम मत किया करो, उसके लिए शारदा है ना। तुमको करना है तो बहन वाणी के आगे पीछे रहो, तब असल काम सीख पाओगी तुम। समझ गई मेरी बात? माधवन के ऐसा कहने पर रानी का मुंह बन जाता है। वो तुरंत गरम गरम डोसे की थाली मेज पर ही रख देती है और अपनी बहन वाणी के बेडरूम में आ जाती है। लेकिन उसे उसकी बहन वाणी वहाँ दिखाई नहीं देती, तो वो सोचती है कि मैडम कहाँ गई? वाणी बालकनी में खड़ी थी और सनराइज के दृश्य को निहार रही थी। रानी के ऐसा पूछने पर वो बोली, ये मैडम यहाँ बालकनी में है, कुछ कहना हो तो बालकनी में आकर कहो, कुछ लाई हो तो टेबल पर रख कर चली जाओ। सूरज को उगते हुए देखने का अलग ही मजा है। रानी बालकनी में आती है और वाणी को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग दीदी। क्या दीदी, तुम मुझे सिस कहकर नहीं बुला सकती हो क्या? मुझे तुमसे कितनी बार कहना होगा ये गांव स्टाइल हिंदी में बात मत किया करो। मुझसे अगर कुछ कहना है तो इंग्लिश। ऐसा कहना आसान है दीदी, जैसे तुम कहती हो, लेकिन ऐसे बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर मुझे ये जुबानी पता होती तो मैंने भी तुम्हारी तरह अच्छी तरह पढ़ाई की होती ना। मैंने भी एक कंपनी खोली होती और लोगों को तनख्वाह बांट रही होती। अंग्रेजी में पढ़ना लिखना आता कहाँ है मुझे, इसीलिए तो। स्टॉप इट रानी, तुम कितनी बार एक ही बात को दोहराओगी? कम से कम बात को अलग अलग से कहने की तो सोचा करो ना। गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मैं नहीं पढ़ सकती बाबा, मेरी तो शादी कर दो और मुझे सास के घर भेज दो। मेरे बोझ मतलब जिम्मेदारी से छुटकारा भी मिल जाएगा। मैंने से कहा भी है। तुम्हारा दिमाग चलता भी है कि नहीं? लड़की के रूप में जन्मी हो तो 25 साल तक मायके में रहकर फिर शादी कर लोगी, अपना सरनेम बदल लोगी, बच्चे पैदा करोगी और उनको बड़ा होते देखकर खुश होगी। बस इतना ही। इसके अलावा और क्या चीज की जरूरत है? तुमको अंदर से क्या आवाज आती है वो बोलो, मैं दिखाऊंगी तुम्हें वो। फिर तुम्हारे अपने खुद के सपने सच करना। मैं भी ऐसे ही सोची थी, पहले डेट को बोली भी थी। डेट मेरे को खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं एक बड़ी शेफ बनती, और अगर आप मुझे एक बड़ा सा कमरा दिला दो तो मैं एक YouTube चैनल शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने तो मुझको तुम्हारा असिस्टेंट बनने को कह दिया। कहा कि तुम्हारे चलने का ढंग, बात करने का ढंग, ऑफिस का काम, कंपनी का विकास, पहले ये सब काम तुमसे सीखूं और फिर अपने दम पर कुछ भी कर सकती हूँ मैं। बताओ अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही हूँ। ओह रानी, क्या तुम अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहती हो? हाँ? रानी ने धीरे से हाँ में मुंडी हिलाई। तो मैं उसके लिए तुम्हें जरूरी पैसा दूंगी, बस जो मैं कहूँ वो करो। आज से माँ डैड से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोलो, मैं ला कर दूंगी तुमको। लेकिन जो भी मांगना, इंग्लिश या आधुनिक हिंदी में, चाहे बोलते ना बने, गलती करो तब भी बोलो जरूर, मैं ठीक करूंगी तुम्हारी। सही दीदी। तो पहले जाओ और मेरे कपड़े आयरन कर दो और मेरे नहाकर आने से पहले तैयार रखो और डाइनिंग टेबल पर डोसा भी सर्व कर देना, ठीक है?
यू बातिंग गो कम टू 5 मिनट्स मी टिफिन रेडी डूइंग। इस तरह रानी को जैसे समझ आया वो बोली। ये सुनकर वाणी हंस पड़ी। उसने अपना टॉवल उठाया और बाथरूम चली गई। रानी ने उसकी ऑफिस ड्रेस पर इस्त्री की जैसे वाणी ने उसे बताया था। बाद में खुशी खुशी वो रसोई में आई और डोसा बनाने लगी। इस बीच वाणी नहा ली और अपनी ऑफिस ड्रेस पहनी, अपना ऑफिस बैग लिया और खाने की मेज पर आ गई और बैठ गई। रानी जल्दी से टिफिन ले आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम देर से उठो, तैयार होने में देर करो, मुझ पर चिल्लाने को नहीं। तुम रात को जल्दी क्यों नहीं सोती? सुबह जल्दी उठ जाती तो जल्दी उठकर जल्दी तैयार हो जाती, फिर नाश्ता खाती ना धीरे धीरे। जो तुमने कहा ये तुम्हारे लिए मुमकिन है क्योंकि तुम्हारे पास यही एक काम है। एक तरह से तुम इस घर में नौकरानी हो। उसके ऐसा कहने से रानी के दिल को चोट लगी। उदासी में उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। वाणी इसे देखती है और कहती है, मैंने एक कंपनी शुरू की है और उसकी देखरेख कर रही हूँ और इसे बनाए रखने के लिए मेहनत करती हूँ, लेकिन तुम शायद सिर्फ खाने के लिए पैदा हुई हो। मैं तुम जैसी नहीं बन सकती, मैं खुद ही अपने लिए नाश्ता लगा लेती हूँ। उसके ऐसा कहते ही रानी किचन में बड़ी उदास हो गई। इस बीच वाणी ने नाश्ता किया और ऑफिस जाने के लिए सैंडल्स पहनने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वो जूते रानी ने पॉलिश नहीं किए। वो रानी को बुलाती है। 2 मिनट बाद रानी वहां आती है तो, ये क्या है रानी, आज तुमने जूते साफ नहीं किए? अब मुझे ऑफिस जाना है। अगर मैं ऐसे मटमीले सैंडल्स पहनकर जाऊंगी तो मुझे इज्जत नहीं देंगे वहां के लोग। मेरे जूते जल्दी से पॉलिश करो। रानी कपड़ा और ब्रश लेकर वाणी के पास आई। वो अपने घुटनों पर बैठती है। वाणी अपने पैरों को रानी के पैर पर रखती है। इस सब से रानी को भले ही दुख हुआ हो, पर वो कुछ बोलती नहीं, उदास हो जाती है और चुपचाप सुबकने लगती है। वाणी के जूतों पर रानी के आंसू गिरे। जूते तो चमक गए थे। वाणी ने उसके आंसुओं को देखकर भी नहीं देखा और ऑफिस के लिए रवाना हो गई। शंकरपल्ली गांव में धर्मैया नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम था नागमणि और उनकी एक बेटी थी वेनेला। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि उनकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी, इसलिए बिना किसी बाधा या परेशानी के उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। एक दिन नागमणि और वेनेला धर्मैया के पास गए, जो उस समय अपनी तिजोरी में पैसे रख रहा था। क्या हुआ, दोनों माँ बेटी एक साथ यहाँ कैसे? पापा, बथुकम्मा और नवरात्रि उत्सव कल से शुरू हो रहे हैं, इसलिए मैं और माँ हमारे लिए नए कपड़े खरीदना चाहती हैं। ठीक है, जाओ और खरीद लो, लेकिन जरा त्योहार के हिसाब के पारंपरिक कपड़े ही खरीदना। अच्छे नहीं लगते जिस तरह के तुम पहनती हो। ओहो जी, अभी सारी बातें नहीं, पैसे दो जल्दी से। फिर धर्मा ने तुरंत उन्हें पैसे दे दिए और उन पैसों को लेकर दोनों माँ बेटी कार से एक शॉपिंग मॉल चले गए। उसी गांव में नागैया नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो एक गरीब किसान था। क्योंकि उसके पास अपना खेत नहीं था, इसलिए उसने धर्मा की जमीन पट्टे पर ली हुई थी और वो उस पर खेती करता था। उसकी पत्नी भूदेवी और बेटी स्वप्ना भी उसकी मदद करते थे। एक दिन सुबह सुबह स्वप्ना ने रंग बिरंगी रंगोली बनाई और फिर वो उस रंगोली को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरी जैसी सुंदर रंगोली और कोई नहीं बना सकता। देखो तो कितनी अच्छी बनी है, इस रंगोली को कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। वो रंगोली को निहारे जा रही थी कि उसकी माँ दूध का ग्लास लेकर वहाँ आई और रंगोली में खोई हुई स्वप्ना को देखकर बोली, अब रंगोली ही देखती रहेगी या कुछ काम भी करेगी मेरी बेटी? मामा बताओ ना, मेरी रंगोली कैसी लग रही है? लग रहा है जैसे किसी गरीब के घर में त्योहार की तैयारी हो रही है। अगर संक्रांति के साथ साथ बाकी सभी त्योहारों पर भी रंगोली प्रतियोगिता की जाती तो कितना अच्छा होता है ना माँ? हाँ, फिर तो हमारा घर कर्ज की बजाय तेरे लाए इनामों से ही भर जाता। क्यों बेटी? माँ, आज से नवरात्रि और बथुकम्मा का त्योहार शुरू हो गया है और आज भी तुम ऐसी ही बात करोगी तो कैसे चलेगा? जिनके पास पैसा है त्योहार उनके ही होते हैं बेटी, हम जैसे गरीब लोगों का कोई त्योहार नहीं होता। इस बीच सुबह से फसल को पानी देने गया नागैया आम के पत्ते लेकर घर लौट आया।
देखो भूदेवी, हम जैसे गरीब या धर्मैया जैसे अमीर सब लोग देवी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और त्योहार मनाते हैं। और वैसे भी त्योहार तो देवी का है, अमीर गरीब का नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम 1000 रुपया भी बड़ा सोच सोच के खर्च करते हैं और फिर त्योहार मनाते हैं, और अमीर लोग अपनी हैसियत के हिसाब से जैसे मर्जी वैसे त्योहार मनाते हैं। उसने ऐसा कहा और अंदर गया। फिर उसने आम के पत्तों को दरवाजे से बांधा और दरवाजे पर फूलों की एक माला भी बांध दी। भूदेवी और स्वप्ना कुछ नहीं बोली और अंदर चली गई। उधर धर्मा का घर रोशनी से जगमगा रहा था और सुंदर फूलों की मालाओं और हरे आम के पत्तों से सजा हुआ था। उसने अपने घर के पास दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की थी और अच्छे और बेहद महंगे कपड़े लेने के साथ साथ उन्होंने अच्छे से इंतजाम किया था। पुजारी भी पूजा करने बैठ गया था और मंत्रों का जाप कर रहा था और भजन संगीत के लिए बड़े बड़े स्पीकरों की व्यवस्था की थी। इधर नागैया के परिवार के पास जो कुछ भी था उसे उन्होंने कपड़े खरीदे और अपने घर में दुर्गा माता की एक तस्वीर लगाई। उन्होंने मूर्ति को नई साड़ी और एक छोटी सी माला से सजाया। स्वप्ना को जैसे भी पूजा करना आती थी उसने की और दुर्गा माता के मंत्रों का जाप करने लगे। फिर सबने देवी को प्रणाम किया। वहाँ धर्मा, नागमणि और वेनिला ने महंगे नए कपड़े पहनकर दुर्गा पूजा में भाग लिया और पूजा पूरी होने के बाद पुजारी को विदा कर दिया। फिर वेनिला अपने माता पिता से दशहरा और नवरात्रि के बारे में पूछने लगी। उसके ऐसे पूछने पर उसकी माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, अपने पिता से पूछो, उन्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक है पापा, तो आप ही बताओ, मुझे तो बस जानना है। मुझे भी ज्यादा ठीक से पता नहीं है बेटी। जो नागैया हमारे यहाँ काम करता है मैं उसे बुलाऊंगा, उसे अच्छे से पता होगा, उसकी याददाश्त भी बड़ी अच्छी है। और फिर नागैया अपने परिवार के साथ धर्मा के घर आया। धर्मा का घर बहुत चमक रहा था। उसके परिवार में सभी ने नए कपड़े पहने हुए थे और वो लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। उनके सामने नागैया का परिवार बड़ा ही साधारण दिख रहा था। उन सभी ने आकर एक दूसरे को अभिवादन किया। नागैया, वेनिला मैडम को जरा दशहरा और नवरात्रि के बारे में कुछ बताओ, सारी जरूरी बातें। सर, अगर मेरी बेटी वेनिला मैडम को बताएंगी तो शायद उनको बेहतर समझ आएगा। ठीक है नागैया, तो अपनी बेटी को ही समझाने के लिए कहो। अगर वेनिला को अच्छी तरह समझ आ गया तो मैं तुम्हारी बेटी को पुरस्कार भी दे सकता हूँ। बताओ बेटी। भारत देश तो त्योहारों का मेला है। इसमें सभी जाति धर्म, यहाँ तक कि राज्यों के भी अपने खास त्योहार हैं। उन्हीं में से एक है बथुकम्मा पर्व। इसे विशेषकर तेलंगाना राज्य की महिलाएं मनाती हैं। इसमें कई तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। सब स्वप्ना की बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। ये पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस फूलों के त्योहार में बहुत सुंदर तरीके के फूलों से अलग अलग आकृति बनाई जाती है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले ज्यादातर फूल आयुर्वेदिक दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। इस दिन बथुकम्मा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। इसे स्त्री के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता है। मैंने इसे ये सब बताया था। हर एक दिन का अपना एक नाम है जो नैवेद्यम यानी प्रसाद के अनुसार रखा गया है। बहुत से प्रसाद बनाना बहुत आसान होता है। शुरू के 8 दिन छोटी बड़ी लड़कियां इसे बनाने में मदद करती हैं। आखिरी दिन को सदुल्ला बथुकम्मा कहते हैं। सभी महिलाएं मिलकर प्रसाद बनाती हैं। इस अंतिम दिन बथुकम्मा को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके पीछे एक खास उद्देश्य है। वर्षा ऋतु में सभी जगह पानी आ जाता है ना, जैसे नदी, तालाब और कुएं भर जाते हैं, और इसके बाद फूलों के रूप में पर्यावरण में बहार आती है। इसी कारण प्रकृति का धन्यवाद देने के लिए तरह तरह के फूलों के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। बस यही कहानी है बथुकम्मा की, हमारे इस रंग बिरंगी और फूलों की खुशबू से भरे त्योहार की। वाओ, दशहरा और नवरात्रि के बारे में भी बताओ ना। जरूर मैडम। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रतिपदा तिथि से लेकर महानवमी तक 9 दिनों तक देवी दुर्गा माता की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। इन 9 दिनों को ही नवरात्रि कहते हैं। दुर्गा जो अनंत शक्ति की देवी हैं, उनको इन 9 दिनों में अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। बस यही है इसकी गाथा।
इस तरह उसने बहुत विस्तार से समझाया और धर्मा ने जाते समय उसे ढेर सारे पुरस्कार दिए और उसे